बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। माय नेम इज सिद्रा मुमताज और मेरा रोल नंबर है SP20 RCS 001। अनीस आवाज बंद हो गई है। स्लाइड नेक्स्ट करेंगे तब आएगी नेक्स्ट स्लाइड की। नहीं वो हाँ अनीस उससे हाँ स्लाइड्स पे लगता है की हुई है। ठीक है मैम, वो ऑडियो पे ही थी। ऑडियो ही है मैम, स्लाइड पे नहीं की हुई रिकॉर्डिंग। मैम आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं आ रही, पहले आई थी वो लेकिन अब नहीं आ रही। मैम आप बताइएगा। नहीं अनीस पता नहीं मैम, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ मैम मोबाइल से। तुम्हें आ रही है? जी मैम आ रही है। नहीं शुरू में हमें आई थी बड़ी साफ, लेकिन अभी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज सिद्रा मुमताज और मेरा रोल नंबर है SP20 अब आ रही है। RCS 001। Today's topic of my presentation is decision tree. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिसीजन ट्री क्या है। डिसीजन ट्री फाउंड किया था रॉस क्विल्नेल ने और ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स पे काम करता है और ये दोनों तरह के डाटा को डील करता है, डिस्क्रीट पे भी और कॉन्टिन्यूस डाटा पे भी। ये दोनों डाटा पे काम करता है। डिसीजन ट्री एक प्रेडिक्टिव टूल है जो कि एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है और इसकी मल्टीपल फील्ड्स में मल्टीपल इसका रोल है। डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट किया जाता है एल्गोरिथम अप्रोच के थ्रू, जो कि आइडेंटिफाई करता है डाटा को और डाटा को स्प्लिट करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कंडीशंस। It is the most widely used and practical method for supervised learning. Supervised learning के लिए ये यूज किया जाता है। लर्निंग के लिए ये यूज किया जाता है। डिसीजन ट्री एक नॉन पैरामीट्रिक सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड है जो कि क्लासिफिकेशन और रेग्रेशन के लिए यूज किया जाता है। इस मॉडल को क्रिएट करने का मकसद ये है कि ये प्रेडिक्ट करता है टारगेट वैल्यू को, लर्निंग सिंपल डिसीजंस रूल्स को ये लर्न करता है सिंपल डिसीजन रूल्स को और प्रेडिक्ट करता है टारगेट वैल्यू को फ्रॉम द प्रेफर्ड डाटा सेट या डाटा फीचर्स में से। कोई एक डाटा सेट गिवन होता है जिसमें ये अपना टारगेट वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है और कुछ रूल्स को लर्न करके। बीइंग सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, इसको ट्रेनिंग डाटा सेट और टेस्टिंग डाटा सेट रिक्वायर होता है। ट्रेनिंग डाटा सेट इसलिए रिक्वायर होता है कि ये कोई भी ट्रेनिंग एग्जाम्पल है या कोई ट्रेनिंग डाटा है, उसमें से ये एज अ पेयर्स ये डाटा को सेट करता है, इनपुट ऑब्जेक्ट बनाता है और डिजायर आउटपुट वैल्यू एज अ क्लास ये जनरेट करता है। ये एनालाइज करता है ट्रेनिंग को और एक क्लासिफायर बनाता है जो कि करेक्टली क्लासिफाई करता है ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा सेट में से। टेस्ट डाटा इज एन इनपुट ऑब्जेक्ट और जो एल्गोरिथम आएगा वो प्रिडिक्ट करता है आउटपुट वैल्यू। इसका जो बेसिक एल्गोरिथम है वो ये है कि सबसे पहले तो हम बेस केस सिलेक्ट करते हैं। अब बेस केस कैसे सिलेक्ट करते हैं? कोई भी टेबल जब हमें गिवन होता है या कोई भी डाटा जब हमें गिवन होता है तो उसमें से मोस्ट प्रेफर्ड कॉलम, सपोज अगर हम कोई कॉलम कोई टेबल ले रहे हैं तो उसमें से हमने कौन सा कॉलम जो है वो बेस केस सिलेक्ट करना है। प्रोबेबली जो है वो लास्ट वन सिलेक्ट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लास्ट कॉलम ही हम बेस केस लें। हम कोई भी कॉलम जिसकी बेस पे हम स्प्लिट कर सकते हैं, बेटर स्प्लिट कर सकते हैं, उसको हमने बेस केस सिलेक्ट करना है। तो बेस केस सिलेक्ट करने के बाद हमने एट्रीब्यूट बनाने होते हैं। अब बेस केस सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने एट्रीब्यूट्स बनाए। एट्रीब्यूट्स किस तरह से सिलेक्ट किए कि हमने उन एट्रीब्यूट्स का इंफॉर्मेशन निकाला। ये बाद में मैं कैलकुलेशन में डिस्क्राइब करती हूँ कि इंफॉर्मेशन गेन किस तरह से निकालते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई टेबल था किसी डाटा का और उसमें कोई एक वैल्यू थी स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड में मैंने मजीद उसको कैटेगराइज किया हाई स्टैंडर्ड, एवरेज या मीडियम या फिर लो। तो इन 3 कैटेगरीज को मैंने डिवाइड किया और फिर उसको अकॉर्डिंगली मैंने उनका एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन यानी सबसे पहले बेस केस सिलेक्ट करते हैं। बेस केस सिलेक्ट करने के बाद हम एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करते हैं, एट्रीब्यूट्स को कैटेगराइज करते हैं, एट्रीब्यूट्स को कैटेगराइज करने के बाद हम उनको पार्टीशन करते हैं और उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। वैल्यूज को कैलकुलेट करने के सारे स्टेप्स और स्टेप्स को रिपीट करने के बाद फाइनल है एक एल्गोरिथम, एक ट्री आता है जिसको हम एनालाइज करते हैं, जो हमारे डाटा के लिए यूज होता है एनालिसिस। अगर हमारे पास डाटा मिसिंग हो या हमारे पास वो ट्री जो बनाते हैं हम, अगर डाटा हमारे पास मिसिंग है मैम आवाज आ ही नहीं रही है। ऐसी बात है यार। अगर अनीस मैम स्लाइड्स भी चेंज नहीं हो रही शायद। अनीस 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 ये स्लाइड भी नहीं चेंज हो रही और आवाज भी नहीं आ रही यार। बिल्कुल नहीं आई बात। नहीं अभी आ रही थी फिर अभी खत्म हो गई है। चेंज हुआ है ना। वॉइस मैसेज नेक्स्ट वाला पे होता है अभी। स्लाइड्स मैम वो नहीं चेंज हुई। थर्ड फोर्थ स्लाइड पे मैं आया हुआ हूँ, मत साथ साथ में हाँ। पढ़ रहा हूँ, वो जो देख रहा हूँ उनको भी चेंज कर रहा था मैं। अगर हमारे पास मिसिंग वैल्यूज आ जाती हैं किसी डाटा में या एक टेबल सेट में, तो हम उसको किस तरह से अपने ट्री में एडजस्ट करते हैं। मिसिंग वैल्यूज अगर आ जाती हैं तो ट्री बनाते वक्त सबसे पहले तो हम उसको क्वेश्चन मार्क से डिनोट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क की आवाज आ जगह रही है? हमें कोई ना आ कोई रही वैल्यू है आ रही एडजस्ट करनी होती है। तो इस एडजस्टमेंट को डील करते वक्त हम इम्प्यूटेशन करते हैं। इम्प्यूटेशन कहा जाता है मिसिंग वैल्यूज को या मिसिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स को फिल अप करना। अब ये फिल अप कैसे किया जाता है, एस्टिमेशन करके। जो भी हमें अवेलेबल डाटा होता है हम उसमें कैलकुलेशंस करके एस्टिमेट करते हैं कि इस मिसिंग वैल्यू में कौन सी जगह इस मिसिंग वैल्यू की जगह कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। तो इसके लिए प्रोसेस ये कि डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड इम्प्यूटेशन इज डन व्हेन वी स्प्लिट द एग्जांपल इनटू मल्टीपल इंस्टेंसेस। मतलब जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू थी उसको हम डाटा को स्प्लिट करते हैं, उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस बनाते हैं, हर वैल्यू को मिसिंग फीचर एक असाइन करते हैं और उसको एक वेट असाइन किया जाता है। जो जो मिसिंग फीचर होता है या मिसिंग वैल्यू होती है उसको हम एक वेट असाइन करते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं और फिर वो जो प्रोबेबिलिटी आती है हम उस मिसिंग वैल्यू की जगह उसको रिप्लेस करते हैं। इस तरह से मिसिंग डाटा एक फिल अप किया जाता है किसी टेबल में। यानी पहले एक मिसिंग डाटा को क्वेश्चन मार्क से डिनोट किया, फिर उसको स्प्लिट किया मल्टीपल क्लासेस में। मल्टीपल क्लासेस में स्प्लिट करने के बाद उनको वेट्स असाइन किए, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की और जो प्रोबेबिलिटी का जो हमारे पास आंसर आता है उसको उस मिसिंग वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाता है। ये तो था मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करना। लेकिन अगर दूसरा प्रॉब्लम ये कि अगर हमारे पास ट्री एक्सटेंड कर जाए, जो हम डाटा की बेस पे ट्री बनाते हैं वो अगर एक्सटेंड कर जाए या इररेलेवेंट होता जाए तो उसको हम कैसे स्टॉप करते हैं। अच्छा, इससे पहले ये है कि मिसिंग वैल्यू की एग्जांपल मैंने बताई है यहाँ पे कि कॉस्ट अब हमारे पास एक मिसिंग वैल्यू थी, हमने इसको फाइंड आउट करना था। इसकी हमने स्प्लिट करते वक्त दो ब्रांचेस बनाई, लेस देन 5L और ग्रेटर देन 5L। अब लेस देन 5L में हमने कर दिया बाय 5 और दूसरे में हमने कर दिया डोंट नो। ये हमारे पास मिसिंग वैल्यू थी। अब हमने इसको किस तरह से सॉल्व आउट किया। सबसे पहले क्योंकि हमारे पास 18 इंस्टांसेस थे, कोई भी एग्जांपल है कि हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉस्ट में 18 इंस्टांसेस थे,
हमने उनको डिवाइड किया 10 और 8 की बेस पे, यानी 10 हमने कर दिए लेस देन 5 ब्रांच में और 8 हमने कर दिए ग्रेटर देन 5L की ब्रांच में। तो ये हमारे पास इंस्टांसेस जो बने विदाउट कॉस्ट के, उसमें क्लासिफिकेशन इस तरह से की कि 10/18, क्योंकि टोटल इंस्टांसेस 18 है, तो 10/18 इंस्टांसेस हमने कर दिए लेस देन 5L में और 8/18 इंस्टांसेस हमने कर दिए ग्रेटर देन 5L में। अगर इनको 2 पे डिवाइड किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5/5 की वैल्यू जहाँ पे थी टेबल में, सॉरी ऊपर डायग्राम में, जो बाय 5 की वैल्यू है लेस देन 5 अंडर के, उसमें हमने 5/9 सपोज हमने किया कि हमने 5/9 वोट्स हमने वहां पे ले लिया। अब 5/9 कैसे आया? 10/18 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो, यानी बाय 5 की जगह 5/9 रिप्लेस कर दिया, ये मिसिंग वैल्यूज थी। और डोंट बाय जो मिसिंग वैल्यू, दूसरी मिसिंग वैल्यू थी, उसकी जगह हमने 4/9 कर दिया। अब 4/9 कैसे आता है? 8/18 टाइम्स को अगर हमने 2 पे डिवाइड किया, तो टोटल स्टोरी ये थी कि हमारे पास टोटल 18 इंस्टांसेस थे। फॉर एग्जांपल हमने 10 और 8 की बेस पे उसको सप्लिट किया। सप्लिटिंग के बेस पे हमने जो 5L लेस देन 5L और ग्रेटर देन 5L की जो ब्रांचेस थी जिन पे हमने उसको सप्लिट किया था, उस पे 10/18 और 8/18 ये हमने उसको वेट्स असाइन किए। इनको अगर सिंपल ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने इसको मजीद सॉल्व करते वक्त 2 पे डिवाइड करते हैं, जो कि 5/9 और 4/9 वोट्स बने। तो इस तरह से ये सोल्यूशन बना कि इंस्टेड ऑफ सिंगल क्लास हमारे पास मल्टीपल क्लासेस आ गई और इनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की, जो कि अब जो कॉस्ट वैल्यू थी डोंट नो और बाय की जो मिसिंग वैल्यूज थी, इनको हमने रिप्लेस कर दिया 18 से, 5/9 से और 4/9 से, जो कि और हम इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारे पास हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी। फर्स्ट प्रॉब्लम तो हमारे पास ये था मिसिंग वैल्यूज का, कि डाटा में अगर मिसिंग वैल्यूज हैं तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। जो सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास ये था, उसको कहते हैं ट्री प्रूनिंग। ट्री प्रूनिंग का मतलब ये है कि ट्री एक्सटेंड करता जाए, लिमिटलेस हो जाए, ग्रो करता जाए और मतलब कि इररेलेवेंट एट्रीब्यूट्स भी उसमें शामिल होते जाएं, तो उसको हम कैसे स्टॉप करते हैं। अब ट्री प्रूनिंग किया जाता है स्मॉलर ट्रीज ऑब्टेन करने के लिए, मतलब हमारे पास जो डाटा सेट की बेस से जो ट्री हमारे पास बनता है वो स्मॉलर से स्मॉलर हो, तो इस चीज़ को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। ओवरफिटिंग को किस तरह से अवॉइड किया जाता है? ओवरफिटिंग कहते हैं ट्री को एक्सटेंड करना। तो प्रूनिंग दो तरह से की जाती है, एक होती है प्री प्रूनिंग और एक होती है पोस्ट प्रूनिंग। प्री प्रूनिंग में तो हम ये करते हैं कि ट्री को स्टॉप करते हैं जहाँ पे हमारे पास एट्रीब्यूट्स इररेलेवेंट होते जाएं। अब ये चीज़ एट्रीब्यूट्स इररेलेवेंट कैसे होते हैं, ये मैं जो नेक्स्ट एग्जांपल है मैं उसमें बताती हूँ कि किस तरह से एट्रीब्यूट्स इररेलेवेंट हो जाते हैं ट्री बनाते वक्त। इररेलेवेंट एट्रीब्यूट्स उनको कहा जाता है जो जिनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा होता हमारी बेस केस से या हमारे बाकी सिलेक्टेड एट्रीब्यूट से, उनको हम इररेलेवेंट कर देते हैं और इसलिए उसको रिमूव किया जाता है। ये करना हार्ड होता है क्योंकि ट्री जो होता है वो ब्रांचेस से बनता है ना, तो हर ब्रांच एक ब्रांच से कनेक्ट होता है, तो ब्रांचेस को तोड़ना या रिमूव करना मुश्किल होता है, लेकिन ये प्रोसेस इजीली हो जाता है, फास्टर है ये। और एक होती ये थी प्री प्रूनिंग और दूसरी थी पोस्ट प्रूनिंग। पोस्ट प्रूनिंग में क्या करते हैं कि इंटायर ट्री को या सर्टेन ब्रांचेस को हम रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह एक सब ट्री रिप्लेस कर देते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा इररेलेवेंट एट्रीब्यूट्स थे उनको रिमूव करके हमने ट्री बनाते वक्त एक सब ट्री रिप्लेस कर दिया। अब इसकी एग्जांपल है वेज इंक्रीज फर्स्ट ईयर। ये हमारे पास यहाँ से एट्रीब्यूट्स इररेलेवेंट होना शुरू हो गया या ट्री हमारे पास एक्सटेंड होना शुरू हो गया, तो हमने इस ओवरफिटिंग को किस तरह से कम करना है। तो यहाँ ये जो एग्जांपल है वेज इंक्रीज फर्स्ट ईयर, ये एक एट्रीब्यूट है और इसके अंडर जो दो ब्रांचेस बनाई गई हैं लेस देन 2.5 एंड ग्रेटर देन 2.5। अब लेस देन 2.5 में वर्किंग आवर्स पर वीक, फिर वो सप्लिट हो रहा है 1 बैड गुड में। अब यहाँ तक जो हमने एंट्रोपी फाइंड की ना, ये जो ब्रांचेस थी
लेस देन इक्वल टू 36 और ग्रेटर देन 36। अब ग्रेटर देन 36 तक जो हमारी एंट्रोपी आ रही थी सॉल्व करते वक्त वो 0.46 एंट्रोपी आए। अब ये जो एट्रीब्यूट्स आ रहे थे बैड गुड के, ये हमारे पास एक तो ट्री इररेलेवेंट हो रहा था और दूसरा ये ट्री एक्सटेंड हो रहा था। तो इसकी जगह हमने एक छोटा सा ट्री रिप्लेस कर दिया जिसका नाम है हेल्थ प्लेन कंट्रीब्यूशन। हेल्थ प्लेन कंट्रीब्यूशन को इसी तरह, क्योंकि बैड और गुड ये हेल्थ से रिलेटेड डाटा सेट के अकॉर्डिंग आ रहे थे, जो जिसको फर्दर कैटेगराइज किया गया नन, हाफ और फुल। तो इन नन, हाफ और फुल इनकी अलग अलग पर एट्रीब्यूट्स इनका एंट्रोपी निकाली गई और इनकी एंट्रोपी को सम अप करके जो वैल्यू आई है वो आई है 0.51। लास्ट एंट्रोपी जो एट्रीब्यूट की थी वो 0.46 थी और इस वाले एट्रीब्यूट की आई है 0.51, जिसको हमने कंबाइन करके तीनों एट्रीब्यूट्स का जो रिजल्टेंट आया है। तो क्योंकि 0.46 लेस था 0.5 से, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको प्रून कर दिया और जहाँ पे एट्रीब्यूट्स इररेलेवेंट हो रहे थे उसकी जगह इस ट्री को सब ट्री को रिप्लेस कर दिया। ये ट्री प्रूनिंग की एग्जांपल थी। नेक्स्ट मेरे पास फुल एक डिसीजन ट्री की एग्जांपल है जिसमें एक टेबल दिया हुआ है एजुकेशन, डोमेन, एक्सपीरियंस, स्किल और सिलेक्टेड, और इस एग्जाम्पल को मैंने हैंड रिटन सॉल्व किया है। अब डिसीजन ट्री को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास है एजुकेशन, डोमेन, एक्सपीरियंस, स्किल और सिलेक्टेड। ये एक टेबल है एट्रीब्यूट्स का और इसमें से सबसे पहले तो जो इसका प्रोसीजर है अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम, वो हम ये कि सबसे पहले हम बेस केस सिलेक्ट करेंगे। बेस केस को सिलेक्ट करने के बाद हम उससे रेलेवेंट एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करेंगे। उन एट्रीब्यूट्स का एंट्रोपी फाइंड करेंगे, उनका इंफॉर्मेशन गेन फाइंड करेंगे, फिर इंफॉर्मेशन गेन और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद फिर फाइनल एक ट्री बनेगा जिसको हम क्लासिफिकेशन रूल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एजुकेशन में जो कैटेगरी थी वो अंडर ग्रेजुएट की है, ग्रेजुएट की है और पोस्ट ग्रेजुएट की है। एजुकेशन में हमारे पास 3 कैटेगरीज आ गई। डोमेन हमारे पास भी 3 है, कंप्यूटर साइंस यानी CS है, SE है और IT है। एक्सपीरियंस में हमारे पास 2 ही कैटेगरी हैं, यस और नो। स्किल में भी हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, यस और नो। और सिलेक्टेड में भी हमारे पास 2 ही कैटेगरीज हैं, यस और नो। तो हमने इनको इस तरह से फाइंड आउट करना है कि अगर अंडर ग्रेजुएट का कोई पर्सन है, उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो क्या वो उसके स्किल्स हैं तो क्या वो सिलेक्ट होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे सिलेक्टेड में ना है, तो इस तरह से हम इनके क्लासिफिकेशन रूल्स भी बनाएंगे। सॉल्व करते हुए सबसे पहले तो मैंने एंट्रोपी ऑफ क्लास निकाली। अब क्लास कैसे, बेस केस जो हमने सिलेक्ट किया, बेस केस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है लास्ट कॉलम सिलेक्टेड का। सिलेक्टेड का जो है ये लास्ट कॉलम मैंने सिलेक्ट किया जिसमें 2 कैटेगरीज थी, यस और नो। सिलेक्टेड का कॉलम बेस केस सिलेक्ट करने के बाद इसकी मैंने एंट्रोपी फाइंड की, क्लास यानी जो हमारे पास पॉजिटिव थे वो 9 थे और जो हमारे पास सिलेक्टेड में नो की वैल्यूज थी। अच्छा, ये जो यस होता है ये पॉजिटिव वैल्यू यस होता है और जो नेगेटिव या नो होता है ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो नो होता है हमारे पास। तो सिलेक्टेड के कॉलम में अगर काउंट करें तो यस 9 टाइम्स अपीयर हुआ है और नो जो है वो 5 टाइम अपीयर हुआ है। एंट्रोपी का फॉर्मूला जो है वो ये नेक्स्ट स्लाइड में गिवन है, जो कि है -P/P+N log of 2 P/P+N minus N/P+N log 2 multiply with N divided by P+N। ये हमारे पास एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है। अब एंट्रोपी का फॉर्मूला मैंने जो बेस केस था उसके वैल्यूज के अकॉर्डिंग यस और नो, यस 9 टाइम्स था, नो 5 टाइम्स था, इनको वैल्यू उसमें फॉर्मूला में पुट किया, उनका लॉग निकाला। लॉग निकालने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो आया 0.94।
सबसे पहले तो हमने निकाली पूरी क्लास की एंट्रोपी। उसके बाद मैंने जो फर्स्ट एट्रीब्यूट सिलेक्ट किया अकॉर्डिंग टू टेबल, वो हमारे पास एजुकेशन का था। एजुकेशन में हमारे पास 3 कैटेगरीज थी, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। अब अंडर ग्रेजुएट में जो पॉजिटिव वैल्यूज थी, जो नेगेटिव वैल्यूज थी, उनका हमने इंफॉर्मेशन गेन, एंट्रोपी निकाला और एट द एंड एक एंट्रोपी पूरी क्लास की निकाली और फिर इंफॉर्मेशन गेन निकाला। अच्छा, सबसे पहले तो अंडर ग्रेजुएट पे आते हैं। अंडर ग्रेजुएट पे हमने सबसे पहले इसका एंट्रोपी निकाली, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया -p/p+n log(2) × p/p+n। अब ये p और n क्या है? ये पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू यस को रिप्रेजेंट करता है और नेगेटिव वैल्यू नो को रिप्रेजेंट करता है। इन वैल्यूज को कैलकुलेट करते वक्त इनकी जो, जैसे ऊपर टेबल में अंडर ग्रेजुएट का देखें तो पॉजिटिव p के लिए 2 वैल्यू है और n की यानी नेगेटिव नो में 3 वैल्यू है। तो डिवाइड टोटल 5, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट जो टेबल में है वो 5 टाइम अपीयर हुआ है। तो इनको फार्मूला में इसमें पुट करते हुए इसका जो इंफॉर्मेशन गेन आया वो 0.97 था। 0.94 मेन क्लास की एंट्रोपी और 0.97 हमारे पास अंडर ग्रेजुएट का आईजी था। देन उसके बाद हमने ग्रेजुएट का निकाला। ग्रेजुएट में जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 3 है और जो नेगेटिव वैल्यू है वो 2 है। तो हमने इसको माइनस, टोटल हमारे पास 5 यानी -3/5 log(3/5) यानी उस वैल्यू फार्मूला में पुट किया और इसका भी जो आंसर आया वो 0.97 आया। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन आए। अब हमने सबसे पहले तो एंट्रोपी बेस क्लास की सिलेक्ट की थी ना, फिर इंफॉर्मेशन गेन फाइंड आउट किए एट्रीब्यूट्स के, और अब हमने एंट्रोपी फाइंड करनी है इस पूरे एजुकेशन की, इस पूरे एजुकेशन एट्रीब्यूट की। उसका फार्मूला अलग है, p1 + n(1) मल्टीप्लाई हो रहा है i × p(i) और n(i). अब जो एजुकेशन एट्रीब्यूट था उसकी एंट्रोपी फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है, समेशन ऑफ p(i) + n(i) मल्टीप्लाई p(i) i के साथ इंटू n(i), अब डिवाइडेड बाय p + n। अच्छा, अब ये क्या है कि सबसे पहले तो हम यानी जब होल एट्रीब्यूट की हम एंट्रोपी निकालते हैं तो उसमें उसकी जितनी कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 या जितनी कैटेगरीज होती हैं, उन सारों का पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज और मल्टीप्लाई उसको करते हैं इंफॉर्मेशन गेन के साथ। ये पूरी एट्रीब्यूट की एंट्रोपी निकलती है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की 2 + 3 डिवाइडेड बाय n + 5 मल्टीप्लाई इसका इंफॉर्मेशन गेन। ये जो 2 + 3 डिवाइडेड बाय n + 5 है, 9 + 5, ये अंडर ग्रेजुएट की है, यानी अंडर ग्रेजुएट की एंट्रोपी की वैल्यूज और फिर उसका इंफॉर्मेशन गेन 0.97। फिर नेक्स्ट ग्रेजुएट की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज और फिर उसका इंफॉर्मेशन गेन। और थर्ड, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट पे 4 + 0, अच्छा 4 + 0, तो ये हमारे पास 0 आता है और इसका हमने जो रिजल्ट निकाला वो 0.6928, यानी एक एजुकेशन एट्रीब्यूट की जो एंट्रोपी हमारे पास आई वो आई 0.6928। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन ये है कि 0 क्यों किया। अकॉर्डिंग टू रूल, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू में से कोई एक वैल्यू 0 आ जाए तो रिजल्टेंट जो इंफॉर्मेशन गेन हमारे पास आता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज थी, ग्रेजुएट के भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज थी जिनके अक्रॉस हमने इंफॉर्मेशन गेन निकाला। और जबकि पोस्ट ग्रेजुएट में पॉजिटिव वैल्यू 4 थी लेकिन नेगेटिव वैल्यू 0 थी, इसलिए हमने इसको 0 कर दिया और रिजल्टेंट जो इंफॉर्मेशन गेन है हमारे पास 0 आ गया। That's why.
ने अब एट्रीब्यूट की एंट्रोपी निकली, लेकिन उसके बाद उसका गेन भी निकलना है, इंफॉर्मेशन गेन। अब पूरे एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन गेन किस तरह से निकलता है कि पूरी क्लास की एंट्रोपी माइनस जो एट्रीब्यूट्स की एंट्रोपी है, इनको माइनस करते हैं। तो क्लास की एंट्रोपी हमारे पास थी 0.94 और एट्रीब्यूट्स की जो एंट्रोपी थी वो हमारे पास 0.6928। तो रिजल्टेंट बना 0.2472। नेक्स्ट हमारे पास जो एट्रीब्यूट हमने रेलेवेंट एट्रीब्यूट जो हमने सेलेक्ट किया था वो डोमेन था। अब डोमेन में कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी है। इसकी भी पॉजिटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज और इंफॉर्मेशन गेन ये वैल्यूज दिए हैं और हमने इनके इंफॉर्मेशन गेन निकालने हैं। सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी एसई की निकाली। एसई की पॉजिटिव वैल्यू है 4 और नेगेटिव वैल्यू है 2। अब इंफॉर्मेशन गेन निकालते वक्त हमने वही फार्मूला उसमें पुट किया। फार्मूला में पुट करने के बाद जो इसका वैल्यू आई वो आई 0.9140। और इसी तरह हमने आईटी की वैल्यू सिलेक्ट की। आईटी के लिए इंफॉर्मेशन गेन निकाला, वैल्यू फार्मूला में पुट की और इसका जो रिजल्टेंट आया 0.3112 प्लस 0.50 रिजल्टेंट आया 0.8113। अब हमने पूरी क्लास की एंट्रोपी निकालनी है, यानी डोमेन का जो हमारे पास एट्रीब्यूट है इसकी एंट्रोपी निकालनी है। इसके एंट्रोपी का वही समेशन का फार्मूला, समेशन पी ऑफ आई इंटू एन ऑफ आई डिवाइड बाई पी प्लस एन इंटू इंफॉर्मेशन गेन। तो हमारे पास सबसे पहले आई इसकी एसई की, देन हमने आईटी की वैल्यू निकाली, देन हमने सीएस की निकाली और उसके बाद जो हमारा रिजल्टेंट आया यानी इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को सम करके इंफॉर्मेशन गेन के साथ मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आया वो 0.9092 ये हमारे पास वैल्यू आई। उसके बाद हमने इसका इंफॉर्मेशन गेन निकाला डोमेन का, यानी पहले डोमेन की इसके जितनी कैटेगरीज होती हैं उन सारों का इंफॉर्मेशन गेन निकालते हैं, फिर उस एट्रीब्यूट की एंट्रोपी निकालते हैं और फिर इंफॉर्मेशन गेन एक फाइनल रिजल्टेंट बनता है जो कि क्लास एंट्रोपी माइनस एट्रीब्यूट एंट्रोपी से निकालते हैं, जिसका वैल्यू है 0.0308। दूसरी एग्जांपल को कोट करने से पहले मैं कंपैरिजन करूंगी डिसीजन ट्री का। इसके डिसीजन ट्री के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में तो ये है कि ये जो मॉडल बनता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन इजी है, ये डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों डाटा पे काम करता है, इसको इंटरप्रेट करना इजी है और अगर हम इसको बाकी जो एल्गोरिदम्स हैं उनके साथ कंपेयर करें तो ये लेस एफर्ट इस पे लगती है, इसकी प्री प्रोसेसिंग भी कम है। और अगर हमारे पास इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाटा या स्केलिंग ऑफ डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी प्री प्रोसेसिंग करते वक्त हमें डाटा नॉर्मलाइज नहीं करना पड़ता, डाटा को स्केल नहीं करना पड़ता डिसीजन ट्री के लिए। और अगर हमारे पास मिसिंग वैल्यूज आ जाएं तो वो भी अफेक्ट नहीं करती ट्री बनाते वक्त, क्योंकि हम उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इस तरह इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस ये हैं कि स्मॉल चेंज इन द डाटा कैन कॉज लार्ज चेंज। अगर डाटा में स्मॉल चेंज आज जैसे कोई डाटा था पहले उसमें बाद में कोई चेंज हुआ तो उसकी वजह से पूरा ट्री इनस्टेबल हो जाएगा, पूरे ट्री में चेंज आना पड़ेगा। इस तरह से ये है कि इसकी जो कैलकुलेशंस हैं अगर वो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, अगर हमारे पास लार्ज डाटा आ जाता है तो लार्ज ट्री बनेगा और लार्ज ट्री बनने से कैलकुलेशंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं बाकी एल्गोरिथम्स की निस्बत और ये ज़्यादा टाइम लेता है मॉडल को ट्रेन करने में। नेक्स्ट एग्जांपल मैं कोट करती हूँ मैम की। ये जो सारा था डॉक्यूमेंट था, ये जो सारा डाटा था मैंने मैम की स्लाइड से लिया है और नेक्स्ट एग्जांपल मैम की स्लाइड से मैं कोट कर रही हूँ। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो प्लीज़ बताइए। एक मिनट।
अनीस मेरा ख्याल है वो एग्जांपल भी, रिकॉर्डिंग स्टॉप करो, वो एग्जांपल भी उसी तरह से वो होगी ना। मतलब वो ड्रॉप तरीका तो बता दिया है, और स्लाइड्स आप इस तरह करना, अनीस इसकी शेयर कर दो। अभी कर सकते हो? जी मैम मैं कर देता हूँ। अभी कर दो। और क्वेश्चन पूछ लो यार, दो पता है किस किस से पूछो, एक हसान से पूछो, एक फहीम से। मैम ये तो सिंपल सा था, इसमें से क्या क्वेश्चन चलो पूछें मैम, वैसे पूछ लें, जाग रहे हैं। हाँ, हसान जाग रहे हो? फहीम जाग रहे हैं मैडम, जाग रहे हैं। अच्छा चलो, महक का कोड कर दो, जी उस मैम। कोड में से पूछ लेना, वो महक का जो जी कोड है ठीक। अनीस। जी मैम मैं कर। और ये स्लाइड्स अभी शेयर कर दो यार। ठीक है मैम। एक मिनट। मैम मैं मैटलैब ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट शो करता हूँ फिर। ठीक है सर, अनीस वेट कर रहे हैं। मेरी स्क्रीन शो हुई है? अनीस नजर आ रही है, लेकिन ये ऊपर ग्रीन, हाँ अब ठीक है, अब सही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो टास्क मैम आवाज़ आई है मैं की? आ रही है अनीस। तो वो डिसीजन ट्री की इम्प्लीमेंटेशन थी मैटलैब के ऊपर। मैंने जो है वो मैटलैब के ऊपर पैरेललाइज इम्प्लीमेंटेशन किया डिसीजन ट्री की। अब ये जो डिसीजन ट्री का एल्गोरिदम है जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाहूँगी। बेसिकली ये कर क्या रहा है, इसका बेसिक पर्पज है कि हम लोग डिटेक्ट फॉल्स बैंक नोट को करेंगे। यानी जो फॉल्स बैंक नोट होते हैं, जो करेंसीज होती हैं, उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। जाहिर बात है उसके कुछ एट्रीब्यूट देते हैं, उसके कुछ फीचर्स देते हैं जिनको वो डिटेक्ट करते हुए हमें एक क्लास या लेबल के थ्रू बताएगा कि अगर उसके एट्रीब्यूट्स ये आ जाते हैं तो वो फॉल्स है, और अगर उसके एट्रीब्यूट्स ये नहीं आते तो वो ट्रू है, यानी वो फॉल्स बैंक नोट नहीं है। इस पर्पज के लिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो मैंने वो डाटा सेट यूज किया वो यूसी अरवाइन का है, जिसमें हमारे पास बेसिकली 4 फीचर्स दिए गए हैं और 1 क्लास दी गई है जिसको लेबल किया गया है 0 और 1 से। अब उसके जो 4 फीचर्स हैं वो बेस कर रहे हैं कि ABCD के ऊपर, और उसमें जो हमारे पास ABCD है वो क्या क्या है। जो पहला हमारे पास एट्रीब्यूट फीचर है वो वेरिएंस शो कर रहा है, दूसरा स्क्यूनेस शो कर रहा है, तीसरा कर्टोसिस, और चौथा जो है वो हमारे पास एंट्रोपी दे रहा है। इनके जो रिजल्ट हैं वो हमें बताएंगे। और 5वीं हमारे पास कॉलम है वो क्लास है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैटलैब में हमारे पास एक .csv डाटा बैंक नोट ऑथेंटिकेशन .csv के नाम से एक फाइल है। उसमें हमारे पास सारा डाटा गिवन है।
नंबर वेरिएबल नंबर 1, वेरिएबल नेम 2, 3, 4, 5, जो 1, 2, 3, 4 हैं वो हमारे पास एट्रीब्यूट फीचर, और जो 5 हैं वो हमारे पास क्लास है। 0 मीन्स के वो फॉल्स है और 1 मीन्स के वो ट्रू है। अब इसके पीछे जितने भी एट्रीब्यूट गिवन है वो आपको बताएंगे। अब नीचे आएंगे तो आपको स्टार्टिंग में 0 है और नीचे जो है वो 1 भी दिए गए हैं। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में है वो सारे हमारे पास बता रहे हैं कि हमारे पास कितने वेरिएबल की ये वैल्यू आएगी तो हमारे पास ये बैंक नोट फॉल्स होगा, और अगर ये वैल्यू आती है तो हमारे पास बैंक नोट ट्रू होगा। इसकी बेसिस पे हम जो है वो अपनी क्लासिफिकेशन करेंगे। अब बेसिकली हमारे पास एक कोड में हो क्या रहा है, main.m की जो फाइल है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं कि main.m की फाइल में क्या हो रहा है। अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो रीड किया गया है डाटा CSV रीड। कहाँ से रीड किया गया, डाटा बैंक नोट ऑथेंटिकेशन .csv की फाइल है, जो कि आपको वहाँ पे मिल जाएगी। डाटा बैंक नोट ऑथेंटिकेशन .csv की फाइल होगी क्लाइंट फोल्डर के अंदर, वहाँ पे वो सारा डाटा हमारे पास पड़ा है, जिसमें हमारे पास 4 वेरिएबल है और 5 हमारे पास क्लास है। वो 4 वेरिएबल वेरिएंस, कीनेस, कर्टोसिस और एंट्रोपी है। अब इनको हमने नेक्स्ट जो लाइन नंबर 10 है वहाँ पे हमने इनको जो है वो एट्रीब्यूट्स के नाम से वो सेव कर लिया है कि हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स है 1, 2, 3, 4। द फर्स्ट टास्क इज टू, हम इसमें 100 टाइम जो है वो 100 ट्री जो है वो जनरेट करेंगे। दैट पर हमने क्या कह दिया कि इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट हमने उसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक वो बनानी है। अब कन्फ्यूजन मैट्रिक इज इक्वल टू 0 to 2। हमने ये 2 की वैल्यू को क्योंकि कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली वैल्यूज ही 2 हैं, एक 0 है और एक 1 है। मैं क्लास के लेबल्स की बात कर रही हूँ जो कि 0 और 1 है, इसलिए हम इसकी कन्फ्यूजन मैट्रिक क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट जो है फॉर i इज इक्वल टू 1 कॉलन k, यानी हमारे पास यहाँ पे लूप चल रहा है। हमने हर उन 100,000 जो एट्रीब्यूट हमारे पास बेसिकली जो डाटा है वो 1372 रोज हैं और जो 5 कॉलम है वो एट्रीब्यूट्स वाले। तो हम जो है उसके जो 100, अभी हमने सिर्फ जस्ट 100 डाटा जो है वो उठाए हैं। अभी हम उन 100 डाटा के ऊपर डिसीजन ट्री का जो फंक्शन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। कन्फ्यूजन मैट्रिक हम लगाएंगे। कन्फ्यूजन मैट्रिक में हम क्या करेंगे कि हम इसमें क्रॉस वैलिडेशन लगाएंगे। हम क्रॉस वैलिडेशन का फंक्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको हम आगे क्लियर आउट कर लेते हैं बेसिकली मेन में क्या हो रहा है। अब हम लोग जब कन्फ्यूजन मैट्रिक उन 100 डाटा के लिए जो ट्री जनरेट हो रहे हैं उसके लिए बना लेंगे, इसके बाद हम डिस्प्ले करवाएंगे कि हमारे पास कितने एट्रीब्यूट जो है उसमें से डिलीटेड हुए। अब डिलीटेड हमारे पास वो है कि वो या तो वो कॉपीड है एट्रीब्यूट के रिजल्ट, या फिर वो नैन है यानी नॉट अवेलेबल समथिंग, ठीक है। उसको हम डिलीट कर देते हैं और फिर इसके बाद जो हमारे पास उन 100 चीज का जो कन्फ्यूजन मैट्रिक बनेगा उसकी आउटपुट आएगी। अब जो 100 पर हमारे पास वो मैट्रिक्स हैं उसमें बेसिकली हमारे पास जाहिर बात है जो हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक होती है इसकी 4 हमारे पास होते हैं एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रू पॉजिटिव, second one is true negative, third one is false positive and fourth one is false negative। उनकी ये आगे हमने दी हुई है कन्फ्यूजन मैट्रिक 2,2, ये हमने उनकी लोकेशन दी हुई है ये किस किस लोकेशन पे लाई करें। फिर इसके बाद जब हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक को डिस्प्ले करवा लेंगे और इसके ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव को कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट टास्क इज टू कैलकुलेट प्रिसीजन एंड रिकॉल। जैसा कि हमें पता है कि जब भी हम किसी ट्री को जनरेट करते हैं या क्लासिफाई करते हैं तो हमें इसकी प्रिसीजन रेट और रिकॉल का पता होना चाहिए। प्रिसीजन को अगर हम देखें तो हमें पता है कि उसका फार्मूला क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। डिनोमिनेटर में ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव का सम होता है, वो डिवाइड हो रहा था ट्रू पॉजिटिव के साथ। और रिकॉल फिर हम डिस्प्ले करवाएंगे और उसका फार्मूला है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। इसको हम फार्मूला के थ्रू लगाएंगे और इसकी हम लोग रिजल्ट डिस्प्ले कराएंगे। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो सारी डिसीजन ट्री की थी। अब हम बात करते हैं कि हम अगर रैंडम फॉरेस्ट की बात करें, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट हमारे पास होता क्या है। रैंडम फॉरेस्ट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डिसीजन ट्री जिसपे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज जो हैं वो जनरेट होते हैं। सिर्फ नंबर ऑफ ट्रीज, अभी हमने ऊपर एक डिसीजन ट्री की बात की थी, लेकिन यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट की बात करें इसमें मल्टीपल डिसीजन ट्रीज जनरेट होंगे। अगेन इसमें भी वही टास्क परफॉर्म हो रहा है। अगर हम लाइन नंबर 32 के ऊपर जाएं तो k इज इक्वल टू 1000, यानी हम यहाँ पे 1000 ट्रीज जनरेट करें, क्योंकि मैंने कहा था कि हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट जो है वो नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ ज़्यादा बड़ी वैल्यूज आ रही है। k इज इक्वल टू 1000, यानी यहाँ पे 1000 नंबर ऑफ ट्रीज जनरेट
कैलकुलेट होंगे। n इज इक्वल टू 1000 यानी हमारे पास जो डाटा सैंपल पॉइंट्स हैं वो हम कितना सिलेक्ट कर रहे हैं। 1372 जो है हमारे पास टोटल पॉइंट है। मैंने आपको पहले कहा था 1372 हमारे पास टोटल रोज है। हमारे जो डाटा सेट मैंने लिया है यूसी अर्बन का, उसमें से हम सिर्फ 1000 पॉइंट जो है एज अ सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं। m इज इक्वल टू 3 हमारे पास नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सैंपल्ड फ्रॉम 4 टोटल एट्रीब्यूट, जो हमारे पास 4 टोटल एट्रीब्यूट्स गिवन है A B C D, उसमें से हम कितने जो हैं वो एट्रीब्यूट जो हैं उनको सिलेक्ट कर रहे हैं। रैंडम फॉरेस्ट में हमारे पास चॉइस होती है कि हम कितना एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करते हैं और कितने डाटा पॉइंट को हम सिलेक्ट करते हैं। देन हम इसकी अगेन कन्फ्यूजन मैट्रिक बनाएंगे 2x2 की, और इसके लिए भी हम वही फॉर का लूप लगा रहे हैं 1 से 1000 तक। उसमें हमारे पास क्या होगा, एट्रीब्यूट इंडाइसेस कैलकुलेट होंगे, डाटा इंडाइसेस कैलकुलेट होंगे और कन्फ्यूजन मैट्रिक कैलकुलेट होगी। इसमें अगेन क्रॉस वैलिडेशन का फंक्शन लगेगा। और देन हम एक रैंडम फॉरेस्ट के जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे k की वैल्यू, n की वैल्यू, m की वैल्यू एंड देन जो है k की वैल्यू अगेन 1000, n की वैल्यू भी हमारे पास 1000 ही है और m की वैल्यू जो थी हमने 3 की थी। तो इसके बाद हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमने इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक जनरेट करना है। अगेन कन्फ्यूजन मैट्रिक के लिए इसके लिए भी हमें वही 4 पैरामीटर चाहिए होंगे, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। फिर हम रैंडम फॉरेस्ट के लिए भी प्रिसीजन रेट और रिकॉल को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ तक हमने सिर्फ 2 बातें डिस्कस की, एक हमारे पास डिसीजन ट्री और दूसरा है हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट। अब डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट के बाद हम आ जाते हैं कि हमने अगर इसके 10% हमने, क्योंकि जब प्रिसीजन और रिकॉल देखा है इन दोनों के, इसके बाद हम इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं टेस्टिंग के तौर पे। अगर हम 10% एट्रीब्यूट जो है वो डिसीजन ट्री में से डिलीट कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कैसे आते हैं। हम लोग इसकी आउटपुट देखेंगे तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। अभी हम इसका कोड थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि जब 10% इसके एट्रीब्यूट डिलीट किए जाएँ तो इसका क्या हमारे पास कोड है। अगेन वही है कि जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है कि एट्रीब्यूट वही 4 हैं, इसमें हम चीज़ एक ही जनरेट करेंगे क्योंकि हमने 10% एट्रीब्यूट जो है वो डिलीट कर लिया और हम एक ही ट्री की बेस पे अपने रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, अपना कन्फ्यूजन मैट्रिक निकालना चाह रहे हैं। इसका के की वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे, कन्फ्यूजन मैट्रिक की वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे, प्रिसीजन डिस्प्ले कराएंगे और रिकॉल डिस्प्ले कराएंगे। लाइन नंबर 80 तक हमने 3 चीजें डिस्कस की, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट और 10% अगर हम एट्रीब्यूट जो है वो डिलीट कर देते हैं डिसीजन ट्री में से तो तब इसके रिजल्ट कैसे आते हैं। लाइन नंबर 84 पे अगर हम आ जाएं तो हम कहते हैं अगर हम फर्दर 10% एट्रीब्यूट अगर हम रैंडम फॉरेस्ट में से डिलीट कर देते हैं तब हमारे पास रिजल्ट कैसे आएंगे। अगेन हम लोग इसमें k की वैल्यू 10 रख लेते हैं, n क्योंकि था ही 1000 उसमें टोटल हमने जो सैंपल पॉइंट जनरेट किए थे, और m जो एट्रीब्यूट भी हम 3 ही कर लेते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो 10 है क्योंकि हम इसके 10% एट्रीब्यूट डिलीट कर रहे हैं तो हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट के क्या रिजल्ट आएंगे। इसमें भी अगेन कन्फ्यूजन मैट्रिक बनेगा, लूप लगेगा, एट्रीब्यूट इंडेक्सेस, डाटा इंडेक्सेस, कन्फ्यूजन मैट्रिक बनेगा और इसके बाद प्रिसीजन और रिकॉल रेट होगा। ये हमारे पास मेन के मेन में बेसिकली 4 काम हो रहे हैं, एक डिसीजन ट्री बनना, दूसरा इसका रैंडम फॉरेस्ट, तीसरा अगर हम 10% एट्रीब्यूट जो हैं वो डिसीजन ट्री में से निकाल लेते हैं तो उसके क्या रिजल्ट आते हैं, और अगर हम 10% एट्रीब्यूट रैंडम फॉरेस्ट में से निकाल लेते हैं तो उसके क्या रिजल्ट आते हैं। और रिजल्ट बेसिकली क्या आएंगे हमारे पास, किस फॉर्म में आएंगे, वो जो कन्फ्यूजन मैट्रिक होगी, इसके साथ इसकी प्रिसीजन होगी, प्रिसीजन रेट कितना है और रिकॉल रेट कितना है, यानी कितना प्रिसाइजली वो कितना प्रिसाइजली अगर हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं चाहे वो कितना प्रिसाइजली इस बात को डिटेक्ट कर सकता है कि ये जो बैंक नोट है ये फॉल्स है या फिर ट्रू है। इन 4 एक्सपेरिमेंट में हम ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे और उसको कितनी कन्फ्यूजन है, कितना उसको प्रिसाइज रिजल्ट दे सकता है, और रिकॉल रेट मतलब उसके पास हिस्ट्री में कितना डाटा था जिसकी बेस के ऊपर वो आगे फर्दर काम करे। जैसे मैंने बात की कि 10% अगर हम एट्रीब्यूट जो है वो डिलीट कर लेते हैं, ऑब्वियसली उसके पास पिछला डाटा था उसकी बेस के ऊपर ये काम करे, उसी में से 10% डाटा जो है वो निकाल देता है, एट्रीब्यूट निकाल देता है और फिर हमारे पास वो प्रिसीजन, कन्फ्यूजन मैट्रिक और रिकॉल रेट बताता है। रिकॉल रेट बेसिकली यही होता है कि हम ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव के ऊपर काम करते हुए कितना वो अपनी हिस्ट्री के ऊपर से अपना रिजल्ट हमें दिखाता है।
हम लोग अब क्रॉस वैलिडेशन डॉट एम की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो यूज हो रहा था मेन डॉट एम के अंदर। जब हम कन्फ्यूजन मैट्रिक कैलकुलेट कर रहे थे वहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक को वो करते हुए उसका रिजल्ट निकालते हुए हम लोग क्रॉस वैलिडेशन का फंक्शन लिखा। अब बेसिकली क्रॉस वैलिडेशन के अंदर हो क्या रहा है, क्रॉस वैलिडेशन में हमारे पास बेसिकली दो पैरामीटर पास है, एक होगा हमारे पास डाटा और दूसरा होगा हमारे पास एट्रीब्यूट। हमने बेसिकली करना इसमें यही था कि हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक जनरेट करनी थी, इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू कितनी थी और इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी। यहाँ पे जैसे कि आपको वो कमेंट में नजर आ रहा होगा कि कैसे उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। ये जो मैट्रिक टाइप ही बनी हुई है 0 1 0 1, इसके अंदर ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव कैलकुलेट होते हैं। ये जो चार इसमें बने हुए हैं, इसमें ये चारों वैल्यूज जो हैं वो पुट हो जाती हैं। एक और चीज जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वो यहाँ पे ये है कि क्रॉस वैलिडेशन के अंदर हम लोग 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हैं। अब 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का मतलब ये है कि हम 10% डाटा जो है वो अपना डिलीट कर रहे हैं या 10% डाटा को जो है वो टेस्ट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अपने जो डाटा है उसको डिलीट करने का मतलब ये नहीं था कि हम टोटली ही उसको निकाल देते। इसके कहने का मतलब ये था कि हम लोग अपने डाटा को स्प्लिट कर देते टेस्ट डाटा में और ट्रेन डाटा में। अब जो टेस्ट डाटा था वो 10% था, जो पूरा ट्रेनिंग डाटा था, जो हमें पूरा डाटा बैंक नोट ऑथेंटिकेशन .csv में हमारे पास पूरा डाटा था। 4 एट्रीब्यूट और एक क्लास के साथ 5 कॉलम थे। उसमें सिर्फ 10% जो डाटा था हम लोग उसको टेस्ट डाटा के तौर पे ले रहे थे और उस टेस्ट डाटा के तौर पे हम रैंडम फॉरेस्ट के रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे थे और डिसीजन ट्री के रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे थे। अब इसके अंदर हमारे पास बेसिकली हो क्या रहा है, हम लोग लाइन नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं क्रॉस वैलिडेशन डॉट एम के अंदर। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें हमारे पास रो और कॉलम जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमारे डाटा का साइज कितना है। फिर हम लोग देखते हैं कि नम टेस्ट आइटम इक्वल टू राउंड r/10 का मतलब ये है कि 10% डाटा जो है वो टेस्ट के तौर पर यूज हो रहा है, हमारे डाटा को डिवाइड कर रहा है। और नीचे जो है वो है नम ट्रेनिंग आइटम इज इक्वल टू r माइनस नम टेस्ट आइटम, यानी जो टोटल डाटा में से जब हम टेस्ट डाटा माइनस कर देंगे तो हमारे पास ट्रेनिंग डाटा बन जाएगा। फिर हम पीछे मेन डॉट एम में टेस्ट डाटा इंडिसेस की भी बात करें तो वो भी यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे हम रैंडम जो है वो पैरामीटर यूज करते हैं, वो आर यानी टोटल डाटा और जो हमारे पास टेस्ट आइटम है रैंडमली सिलेक्ट करते हैं अपने टेस्ट डाटा को पूरे डाटा सेट में। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ फर्स्ट वाला जो है वो हमारे पास फर्स्ट 10%, मिडल 10% या लास्ट 10%, ऐसा नहीं हम कह रहे। हम कह रहे हैं कि कहीं से भी कोई भी 10% जो डाटा है वो आप उठा लो और इसकी बेस पे आप क्या कर दें, उसके टेस्टिंग स्टार्ट कर दो ट्रेनिंग डाटा में से। 100% ट्रेनिंग डाटा में से आप 10% डाटा कहीं से भी उठा के उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करें, उसके रिजल्ट देखें कि उसका कन्फ्यूजन मैट्रिक कैसे बनता है, उसका प्रिसीजन क्या आता है और उसका रिकॉल रेट क्या आता है। अच्छा, इसके बाद हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं कि डाटा को जो है वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए हम लोग वो कर रहे हैं कि हमने कितना डाटा जो है वो ट्रेन करवाना है। इसके लिए हमने लूप लगाया कि अगर हम एक जे लूप लगाते हैं 1 से लेके r तक जो हमारा टोटल डाटा है तो हमारे पास इसमें ट्रेनिंग डाटा कैसे परफॉर्म होगी। हम लोग इसको क्लास की जो वैलिडेशन का जो कोड है, अब यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है इस ट्रेनिंग डाटा टेम्प j,5 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। बेसिकली यहाँ पे ये मकसद है कि क्लास वैलिडेशन का जो कोड है उसको 5 टाइम रिपीट करेगा फॉर टेस्टिंग पर्पस, मतलब 5 टाइम जो है वो टेस्ट करेगा कि 5 टाइम में इसका क्या रिजल्ट आएगा। नीचे हम देखें कि जो ट्रेनिंग डाटा है इसमें हमारे पास रिजल्ट ऐड करेगा एग्जांपल को ट्रेनिंग डाटा सेट के ओनली इफ द एग्जांपल जो है हमारे पास वो टेस्ट डाटा में ना हो। अगेन अब हम बाहर आ जाते हैं इस लूप से, तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन नंबर 28 में क्या हो रहा है कि हम लोग डिसीजन ट्री जो है वो बना रहे हैं बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डाटा। एंड द नेक्स्ट लाइन में हम क्या कर रहे हैं कि हम उस डिसीजन को टेस्ट कर रहे हैं, उस ट्री के जो हमने टेस्ट डाटा लिया था उस टेस्ट डाटा के बेस पे हम अपने रिजल्ट को जो है वो टेस्ट कर रहे हैं उस ट्री के ऊपर कि हमारे क्या रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट कंपैरिजन मैट्रिक के बेस पे। ठीक है, रिजल्ट कंपैरिजन मैट्रिक बनेगी जो हमारे पास ये स्टोर करेगी कि हमारे टेस्ट क्या आ रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहे हैं अपने टेस्ट डाटा के थ्रू।
अगेन अब इसके बाद लूप लग रहा है, तो हम फॉर j इज इक्वल टू आई लाइन नंबर 31 पे, तो वो ये कह रहा है कि हम लोग अपने जो रिजल्ट हैं उनको स्टोर कराएंगे अपने मैट्रिक में, कंपैरिजन मैट्रिक में, और इसके साथ साथ हम अपने जो नेक्स्ट लाइन है वो क्या कर रही है कि हम अपने रेलेवेंट आइटम को जो है वो इंक्रीमेंट करते जाएंगे। इंक्रीमेंट करेंगे किस चीज़ में? प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज में, जो कि हमारी कन्फ्यूजन मैट्रिक की वो जो एलिमेंट है उसके अंदर हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे, क्योंकि हर रो में हमारे पास जो डाटा आ रहा है उस हर रो का जो डाटा है वो ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव होगा। उन हर रो के डाटा को जो है वो टेस्ट करेगा और हर रो के अकॉर्डिंग जो है वो अपने कंपैरिजन करेगा कन्फ्यूजन मैट्रिक के लिए, ताकि कन्फ्यूजन मैट्रिक का उसमें से कोई रिजल्ट आए तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है। तो हर रो के में इंक्रीमेंट करके हर रो के लिए वो पूरी मैट्रिक जो है वो रिजल्टेंट के तौर पे निकालेगा। अब ये यहाँ पे इसमें बेसिकली हमारे पास पूरा कंफ्यूजन मैट्रिक ही बना है। लाइन नंबर 37 पे अगर हम आ जाए तो वो कंफ्यूजन मैट्रिक तभी बनेगी जब एक्चुअल वैल्यू हमारे पास 1 होगी, तो ये प्रिडिक्टेड वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी 1 में। अगर हम लाइन नंबर 41 पे आ जाएं, हमारे पास जो 40 लाइन पे आ जाए, तो हमारे पास ये क्या कर रहा है कि हमारे पास इंक्रीमेंट करेगा प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज को, जो कि मैट्रिक्स सेल्स के अंदर होंगी। अगर वो मैच कर जाती हैं, अगर वो मैच कर जाती हैं, हमारी इंक्रीमेंट और एक्चुअल प्रिडिक्टेड जो वैल्यू दोनों में इंक्रीमेंट आ जाती हैं। तो इसके अंदर जो है इसकी कंडीशन के अंदर अगर एक्चुअल वैल्यू 0 है तो फिर हमने प्रिडिक्टेड वैल्यू को सिर्फ 1 करना है, अदरवाइज हमारे पास अगर एक्चुअल वैल्यू 1 है तो फिर प्रिडिक्टेड वैल्यू को 0 कर देना है। ठीक है, इसकी बेस के ऊपर ये हमारे पास पूरा क्रॉस वैलिडेशन का फंक्शन है। इसकी बेस के ऊपर हमारे पास पूरा कंफ्यूजन मैट्रिक जो है वो जनरेट हुआ हुआ है। मतलब कंफ्यूजन मैट्रिक में अगेन वही बात आई कि फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव के जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आ जाएंगे इस पूरे क्रॉस वैलिडेशन के फंक्शन के थ्रू, जो कि main.m में कॉल हुआ हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो है इसका जो कंफ्यूजन मैट्रिक जनरेट हो जाएगा, इसी कंफ्यूजन मैट्रिक के थ्रू जो है वो प्रिसीजन और रिकॉल रेट निकलेगा। अब जो फंक्शन है वो जरा छोटे छोटे से हैं। जो मेन फंक्शन थे वो मैंने आपको बता दिया था, main.m था और क्रॉस वैलिडेशन था। इसके अलावा जो था हमारे पास बेसिकली जो मेन स्क्रिप्ट वो main.m जो थी वो क्रॉस वैलिडेशन को कॉल कर रही थी। इसके अलावा वो क्रॉस वैलिडेशन विद डिलीशन को कॉल करती ताकि वो सिंगल डिसीजन ट्री या फिर रैंडम फॉरेस्ट के ऊपर रिजल्ट निकाल सकें। जो क्रॉस वैलिडेशन थी वो क्या कर रही थी, वो परफॉर्म कर रही थी प्रॉपर्ली डाटा को रिपीटेडली करके डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही थी, उसको ट्रेन कर रही थी, लर्न कर रही थी और उसके एट्रीब्यूट को जो है वो डिलीट कर रही थी और देन जो है वो डिसीजन ट्री लर्निंग जो है वो उसको कॉल कर रही थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो main.m थी वो प्रिंट कर रही थी कंफ्यूजन मैट्रिक, डिसीजन और रिकॉल्स को। जो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो डिसीजन ट्री लर्निंग का मेथड है। डिसीजन ट्री लर्निंग का जो एल्गोरिथम है वो हमारे पास क्या करें, अगर हम इसको देखें डिसीजन ट्री लर्निंग.m की फाइल को, तो इसमें हमारे पास कुछ मॉडिफायर्स हुए हैं। पहला जो काम कर रहा है ये क्या करेगा कि ये जो है कुछ एट्रीब्यूट रिमूव नहीं करेगा, मतलब कुछ भी जितनी भी रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं उसमें से कोई भी एट्रीब्यूट रिमूव नहीं करेगा। ये इसलिए होगा क्योंकि जो एल्गोरिथम है उसमें अब उन तमाम वैल्यू के साथ ट्रू और फॉल्स के जो है वो रिजल्ट निकालने, क्योंकि अब देखें अगर हम डाटा सेट को देखें तो इसके जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो कंटिन्यूअसली जो है कंटिन्यूअस जो वैल्यूज हैं यानी पॉइंट्स की वैल्यूज हैं। फर्दरमोर जो डिसीजन ट्री लर्निंग का जो हमारे पास एल्गोरिथम है वो ये कर रहा है कि हमारे पास ट्री जो है उसकी एरर बना रहा है कि हमारे पास वो चाइल्ड बनता है, फिर चाइल्ड टू लेफ्ट बनता है, चाइल्ड टू राइट बनता है। इसके अलावा एट्रीब्यूट नाम स्प्लिट पॉइंट कहाँ पे होगा, उसका स्प्लिट इंडेक्स क्या होगा। जो इसका हम लोग अगर देखें तो हमारे पास जो है ये प्लूरलिटी जो है वो टेस्ट कर रहा होता है इसकी आपने फॉल्स पॉजिटिव वगैरह फॉल्स नेगेटिव वगैरह में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो ट्रीज के लेफ्ट या राइट आउटकम्स होते हैं इसको कहाँ पुट करना है, ये किस तरह से एडजस्ट होगा, उन सबको ये देखेगा। कितने पॉजिटिव आउटकम हैं, कितने नेगेटिव आउटकम हैं। और एक और जो काम ये करेगा डिसीजन ट्री डॉट लर्निंग का जो है वो ये है कि जो आपने पिछली main.m की फाइल में हमारे पास जो है वो डिलीट कर दी थी उसकी फाइल को भी डिटेक्ट करेगा। ये डाटा रिमूव नहीं करेगा, ये डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे
वैल्यू थी जो रिमूव होगी और उसको ओरिजिनली जो है वो रिप्लेस करेगा, क्योंकि अगर हम डाटा या वैल्यू को रिप्लेस करते जाते हैं या डिलीट करते जाते हैं तो हमारे पास जो है वो ट्री बहुत शॉर्ट हो जाता है। इसलिए ये सारी जो है वो वैल्यू वापस लाएगा और उनको एडिट नहीं करेगा, डिलीट नहीं करेगा और एक पूरा ट्री जो है वो फॉर्म करेगा। डिसीजन ट्री लर्निंग का बेसिकली ये ओवरव्यू है कि इसमें हमारे पास हो क्या रहा है। गेट एंट्रोपी डॉट एम की फाइल की तरफ आ जाए तो गेट एंट्रोपी डॉट एम की फाइल जो है वो बेसिकली हमारे पास एंट्रोपी सिर्फ कैलकुलेट कर रही है कि एंट्रोपी हमें बेसिकली पता है एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट होती है। एंट्रोपी का फार्मूला हमें पता है कि माइनस P1 डिवाइडेड P1 हमारे पास जो है वो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इंटू log 2 वही P1 यानी पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव प्लस नेगेटिव माइनस P2 हमारे पास क्या है नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव प्लस नेगेटिव डायरेक्ट log 2 P2 यानी वही नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। ये पूरा फार्मूला है एंट्रोपी का। ये जो गेट एंट्रोपी है जस्ट हमारे पास जो है वो एंट्रोपी का फार्मूला कैलकुलेट कर रही है। जो टू लास्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है गेट हाईएस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट और गेट स्प्लिट पॉइंट। ठीक है, ये जो दो फंक्शन हैं गेट हाईएस्ट इम्पॉर्टेंस एट्रीब्यूट जो है वो क्या कर रहा है कि हमारे पास जो जिस एट्रीब्यूट की सबसे हाईएस्ट इम्पॉर्टेंस होगी एंट्रोपी के बेस पे जो गेन निकलेगा ये उसके सबसे हाईएस्ट जो एट्रीब्यूट होगी जिस बेस पे हमने ट्री को डिवाइड करना है पहली वो उस पे तो वो उसको फाइंड आउट करेगा और उसको पॉइंट आउट करेगा। और गेट स्प्लिट पॉइंट क्या करेगा कि ये उसी जब हम लोग जो हाईएस्ट एट्रीब्यूट निकालेंगे तो उसके आगे से इसको फर्दर स्प्लिट करेगा कि हमने कैसे जो है वो चलना है आगे इसको कैसे। अब जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर हम लोग फॉर एग्जांपल क्यूनेस का जो एट्रीब्यूट है उसकी बेस पे का सबसे ज़्यादा एट्रीब्यूट आ जाता है, हम इसकी बेस पे फर्दर क्लासिफिकेशन करना चाहिए या स्प्लिटिंग करना चाह रहे हैं तो वो आगे 1 2 3 फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाएगी, फिर 2 को मजीद स्प्लिट करना है तो ये हमारे पास गेट स्प्लिट पॉइंट इस तरह की स्प्लिटिंग करेगा। ये जो एल्गोरिथम है ये हमारे पास फर्दर उनको स्प्लिट करा जाएगा, डिवाइड करा जाएगा और रूट से जो है वो चाइल्ड नोड तक ये पूरा ट्री कैलकुलेट करता जाएगा। अब अगर हम क्रॉस वैलिडेशन विद डिलीशन की बात करते हैं, पहले हमने सिर्फ सिंपली क्रॉस वैलिडेशन की बात की थी लेकिन अब हम क्रॉस वैलिडेशन डिलीशन की बात करते हैं तो ये भी टाइम एज इट इज क्रॉस वैलिडेशन के फंक्शन ही की तरह एल्गोरिथम की तरह काम कर रहा है, कंफ्यूजन मैट्रिक की तरह काम कर रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि ये भी 10-fold क्रॉस वैलिडेशन के काम पे ही कर रहा है। जो डिफरेंस है वो ये है कि ये हमारे पास डाटा को डिलीट कर देगा। हम जब क्रॉस वैलिडेशन की बात करते हैं हम कह रहे थे कि प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यू में कुछ केसेस हैं कि हम अगर ये केस आ जाता है तो हम इंक्रीमेंट करेंगे वेदर प्रिडिक्टेड में या फिर एक्चुअल में या फिर वेदर एक्चुअल में और प्रिडिक्टेड 0 हो जाएगी। और सम केसेस ऐसे थे कि दोनों 0 होंगे और कुछ केसेस ऐसे थे कि दोनों 1 हो जाते हैं अगर इनकी वैल्यू सेम आ जाती है। लेकिन क्रॉस वैलिडेशन विद डिलीशन में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है उसको हम डिलीट कर रहे होते हैं। अब किस बेस पे करते हैं, अगर हम इसकी फाइल के ऊपर देखें तो हमारे पास अगेन वही जो है प्रिडिक्टेड वैल्यू गिवन है और एक्चुअल वैल्यू गिवन है। हम इसके ऊपर अगेन लूप लगा रहे हैं फॉर i इक्वल टू 1 to 10 यानी 10 टाइम हम इसको वैलिडेट करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है, 10% जो है वो डाटा जो है उसको हम ट्रेन करेंगे यहाँ पे। अब अगेन यहाँ पे भी 10% डाटा जो है वो एज ए टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज होगा। हम लोग ट्रेनिंग आइटम और टेस्टिंग आइटम दोनों को फाइंड कर लेंगे इनके अपने फॉर्मूलाज से। अब जहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है लाइन नंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है। जो क्रॉस वैलिडेशन से हमने किया था ऊपर वाला सेम ही है, नीचे वाला जो है लाइन नंबर 21 के बाद स्टार्ट हो रहा है। अगेन हम लोग यहाँ एक 5 टाइम रिपीट करेंगे टेस्टिंग के लिए। यहाँ के हमने कहा है रेंडमली अगर हम सिलेक्ट करते हैं 20% चांस अगर आ जाए 0.2 दिया है हम इससे ज़्यादा भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 20% चांस है कि इसमें जो हमने जो दिया हुआ है डाटा सेट इसमें कुछ मिसिंग एट्रीब्यूट्स भी हो। तो अब उन मिसिंग एट्रीब्यूट्स को जो है रैंडमली सिलेक्ट करके डिलीट कर दे और उसकी जगह जो है वो नैन प्लेस कर दे। अगर कुछ मिसिंग एट्रीब्यूट है तो उसकी जगह नैन का जो टैग है वो प्लेस कर ले। तो अगर कोई ऐसी जगह कहीं से भी ऐसी कोई वैल्यू मिलती है तो वो उसके साथ ऐसा मतलब नैन प्लेस कर देगा और बाकी को जो है वो एज इट इज ही रहने देगा। और बाकी सबके ऊपर अगेन वही ट्रेनिंग अप्लाई करेगा, इंक्रीमेंट करेगा उनकी वैल्यूज के ऊपर। और इस तरह से वो पूरे डाटा सेट के ऊपर वो करके डिलीशन करने के बाद इसके ऊपर जो है वो कंफ्यूजन मैट्रिक कैलकुलेट करेगा। इसके ट्रू पॉजिटिव कैलकुलेट करेगा, ट्रू नेगेटिव कैलकुलेट करेगा, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव कैलकुलेट करेगा। अगर हम इसकी वर्क तो पेज पे चले जाएं तो हमें नजर आ रहा होगा कि एट्रीब्यूट जो है हमारे पास 4 हैं। इसकी जो टोटल जो डाटा सेट है इसकी जो कंफ्यूजन मैट्रिक बन रही है उसमें आपको नीचे भी नजर आ रहा होगा लेकिन मैं खुद भी बता देती हूँ। उसमें हमारे पास फॉल्स जो नेगेटिव है वो 255 है, फॉल्स पॉजिटिव 202 है और ट्रू नेगेटिव 5371 है और ट्रू पॉजिटिव 4172 है। तो के है हमारे पास 10
जो कि ओवरऑल एक्यूरेसी है वो हमारे पास 95% आ रही है इन सब कमेंट के बाद। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट है प्रिसीजन, रिकॉल, ओवरऑल एक्यूरेसी 95%, कंफ्यूजन मैट्रिक, ये सब एक तरह से एक की को जो है वो कर रहे हैं, रिजल्ट निकाल रहे हैं। अब हमें क्योंकि हमारा डाटा सेट इस तरह का था फॉल्स बैंक नोट को ऑथेंटिकेशन का वो करना, तो इसलिए हमारे पास ये पैरामीटर ज़्यादा ज़रूरी थे कि हम कितना उसके ऊपर मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये एल्गोरिदम जो है ये इतना अच्छा रिजल्ट देगा। वेदर हम जब डिसीजन ट्री लगाएंगे इसके ऊपर तो तब ये रिजल्ट अच्छे देगा, रैंडम फॉरेस्ट लगाएंगे तब ये रिजल्ट अच्छा देगा, या फिर अगर हम 10% या 20% एट्रीब्यूट डिलीट करते दोनों में से तब रिजल्ट अच्छे देगा। लेकिन इन केस अभी तक के लिए इन्होंने डिसीजन ट्री का जब हम वो करते हैं तो तब ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्यूरेसी ज़्यादा आती है, डाटा कम होता है, डाटा ऑथेंटिक होता है, ईजी टू कैलकुलेट होता है और टाइमली हम लोग जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।